हेलो, वेलकम ऑल। आई एम विनय विश्वकर्मा। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। हमने ये देखा कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या किया, वेक्टर में हमने एक डिजायर जीन को इंसर्ट कर दिया एंड इंसर्ट करने के बाद अब ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला हमारा ये टारगेट था कि कहाँ से हम इस जीन को ला रहे हैं, इस डीएनए को कहाँ से ला रहे हैं। इस डीएनए को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से लाते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस बॉडी, हमने बताया ह्यूमन बॉडी का पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज में डीएनए होगा बहुत बड़ा सा। उस डीएनए से हमें छोटा सा क्या चाहिए, छोटा सा सेगमेंट चाहिए। तो इस सेगमेंट को यहाँ से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जैसे एक डीएनए है और इस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट करते हैं, किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इसके बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे क्योंकि ये कई जगह सीक्वेंस होगा तो कई जगह से कट करेगा। मैंने बताया था ना, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट मारता है डीएनए के। तो ऐसे में क्या होगा कि इस डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट होंगे। मानता हूँ कि हमारा ये वाला जो फ्रैगमेंट है ये हमारा डिजायर जीन है। इस वाले जीन के सीक्वेंस को हमें ज़रूरत है, यानी कि इस वाले जीन को ही हमें इसमें क्लोन करना है। तो सबसे पहले हमें इस जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा इतने सारे बैंड में से। तो इस बैंड को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस? नाम में लिखा है इलेक्ट्रो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। कौन कौन से? निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होंगे। ये इसका चैम्बर होता है, ओके। इस चैम्बर में एक तरफ होता है निगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। क्यों निगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मानता हूँ ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि फॉस्फेट से अटैच होते हैं। और ये फॉस्फेट जो होता है इसके पास होता है OH ग्रुप होने की वजह से ये निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल जो डीएनए है, उस डीएनए में फॉस्फेट की वजह से कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। और हमें पता है अगर ये निगेटिव चार्ज है और अगर हम निगेटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज की तरफ रखेंगे, यहाँ हम इस डीएनए को अगर पुट करते हैं तो ये है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और डीएनए क्या होता है, निगेटिव। इस डीएनए को हमने निगेटिव चार्ज की तरफ अगर अपलोड किया, इधर साइड हमने इसको पुट किया, तो क्या होगा, ये डीएनए निगेटिव निगेटिव की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव निगेटिव वाले को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए आएगा, ठीक है। और ये एक कंडीशन इसके साथ होता है, यानी कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है, हमेशा इस चैम्बर में जो स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए होता है वो सबसे तेजी से मूव करता है एंड लार्जर साइज का डीएनए होता है वो स्लोली मूव करता है। और इस पूरे चैम्बर में हमें एक जेल की जरूरत होती है, क्योंकि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो जेल चाहिए होता है। और आज के समय में जो जेल यूज किया जाता है मोस्टली, वो कौन सा जेल यूज किया जाता है, एगारोज। कौन सा जेल, एगारोज। और एगारोज कहाँ से निकाला जाता है, सीवीड से, ठीक है। अब सीवीड का अगर आप एग्जांपल जाना चाह रहा हूँ तो इसका दो एग्जांपल होता है, एक ग्रेसिलेरिया एंड दूसरा होता है जिलेडियम। ये आप याद कर सकते हो, कभी कभी आता है। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम ये दो तरह के सीवीड्स हैं और इस सीवीड से निकाला जाता है जेल। कौन सा जेल, एगारोज जेल। ये एगारोज जेल का मेन काम क्या होता है, एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके ये पूरा एक मैट्रिक्स बन जाता है और इस मैट्रिक्स के अंदर से डीएनए मूव करता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में पोर्स बन जाते हैं और उस पोर के अंदर से क्या होता है, डीएनए मूव करता है। और डीएनए हमेशा स्मॉलर साइज ज़्यादा तेजी से मूव करता है और लार्जर साइज स्लोली। क्यों? क्योंकि पोर्स है ना, पोर्स के अंदर से जो छोटा है वो तेजी से भाग जाता है एंड जो बड़ा है वो थोड़ा स्लोली जाता है। तो यहाँ पे ये स्मॉलर साइज तेजी से जाना और लार्जर साइज स्लोली जाना, यही कहलाता है सीविंग इफेक्ट, ओके। सीविंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये सारा मैटर तो है यहाँ पे। अब इसको हम अगर पढ़ते हैं तो सेम चीज जो हमने ये समझा है वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए
with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created। यानी कि अगर आपने एक कट कर लिया, कट करने के बाद उसको क्या किया, कट कर लिया, कट करने के बाद जोड़ दिया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कट करने के बाद उस जीन को आइसोलेट करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। The cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragments of DNA। अब एक DNA है, इसका restriction enzyme से कट करेंगे तो बहुत सारे fragments हमें मिलेंगे। And these fragments can be separated by a technique। कौन सा टेक्निक? अभी हमने बात किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Since DNA fragment are negatively charged, क्यों नेगेटिव होते हैं? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। And they can be separated by forcing them to move toward the anode। किधर जाएगा? एनोड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू मीडियम और मैट्रिक्स। कौन सा मीडियम या कौन सा मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं? एगारोस। ठीक है। नाउ डेज मैंने बताया आज के समय में द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोस। और कहाँ से एगारोस को निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, और ये पॉलीमर होता है नेचुरल। ठीक है। The DNA fragment separate या resolve according to their size। कौन से? लार्जर ज्यादा तेजी से भागते हैं, स्मॉलर ज्यादा तेजी से जाते हैं। थ्रू सीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? सीविंग इफेक्ट। हमने बताया ना, इसे सीविंग इफेक्ट कहते हैं, प्रोवाइडेड बाय द एगारोस जेल। Hence the smaller the fragment size and the further it move। And look at the figure। आप नीचे फिगर है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फीवर की जो स्मॉलर साइज है वो ज़्यादा तेजी से जा रहे हैं, जो लार्जर साइज है वो वहीं पे रुके हुए हैं। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। और यहाँ पे एक बात और बनता है जिसे हमें समझना चाहिए, और ये होता है कि डीएनए जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्युबल होता है। अब ये वाटर सॉल्युबल होता है डीएनए, तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट होता है तो दिखेगा नहीं, एक्वस वाटर सॉल्युबल होता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जब भी कोई भी ऐसा मटेरियल यानी जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है तो उसको हम स्टैन करते हैं, उसकी स्टैनिंग करते हैं। जैसे बैक्टीरिया भी हमें नहीं दिखता तो उसको हम स्टैन करते हैं ना, तो वैसे डीएनए हमें नहीं दिखेगा तो डीएनए का स्टैनिंग करेंगे। स्टैनिंग करने के लिए केमिकल यूज होता है जिसका नाम होता है ETBr, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड। और ये इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर। यानी कि आप जो ये डीएनए ऑरेंज कलर देख रहे हो ये ETBr की वजह से है, यानी कि ETBr इसमें डाला गया है, और वही ETBr को जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में देखा जाता है तो ये ऑरेंज कलर का बैंड दे देता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात और समझना है आपको, इस पूरे जो ये फिगर मेंशन है इस फिगर में हम ये देखते हैं जैसे एक डीएनए है, अगर इस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें एक भी कट ना प्रोड्यूस हो, एक भी सीक्वेंस ना हो कट करने के, तो क्या होगा ये ओवरऑल डीएनए ऐसे की ऐसे रह जाएगा और केवल सिंगल बैंड देगा। यानी कि आप इस लेन में देख सकते हैं इसमें कल सिंगल बैंड है, यानी कि कोई भी कट नहीं हुआ है। एंड सेकंड थिंग क्या हो सकता है, इसमें 2-3 कट आ जाए। अब बताओ 1 2 3 4 बैंड्स आने चाहिए, 4 फ्रेगमेंट हुए तो 4 बैंड आएंगे, तो सेकंड में आप देख सकते हो 4 बैंड हो गए। तो ऐसे जितने कट प्रोड्यूस होते हैं उतने सारे बैंड आते हैं, और जो जीन हमें चाहिए इसमें से, यानी जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट हमें चाहिए उसका एक साइज होता है बेस पेयर में। जितने बेस पेयर का साइज का हमारा डिजायर जीन है उतने बेस पेयर का हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के बाद उस बेस पेयर के डीएनए को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से काट के निकाल लेते हैं। तो जब जेल से इस 11 जेल से अपने डिजायर डीएनए मानते हैं ये हमारा डिजायर डीएनए है, अगर इसको हम यहाँ से जब निकालते हैं बाहर, इस बाहर निकालने का प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। आप देख सकते हैं द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, यानी कि बिना स्टैनिंग का हमें डीएनए नहीं दिखेगा। फॉलो बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, उसके साथ क्या होना चाहिए? यूवी रेडिएशन का, बिना यूवी रेडिएशन का नहीं दिखेगा।
So you cannot see pure DNA fragment in the visible light and without staining, and you can see bright orange color band of DNA in a इथीडियम ब्रोमाइड। अगर इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं तो हमें किस कलर का दिखेगा, ऑरेंज कलर का, ठीक है। स्टैंड जेल एक्सपोज्ड यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल। अब यहाँ से जो भी बैंड है सारा सेपरेट हो गया ना, सारे बैंड साइज के अकॉर्डिंग। तो इस बैंड को मानते ये हमारा बैंड है, इसको हमें आइसोलेट करना है यहाँ से। इसको आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, तो यही कहलाता है इल्यूशन। कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, and the DNA fragments purified in this way are used in the constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vector। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है कि किस तरह से हम यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन का टेक्निक था, यानी कि आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। कई तरह के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डीएनए के लिए यूज़ किया, तो ये डीएनए बेस्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ऐसे प्रोटीन को भी सेपरेट किया जाता है, तो प्रोटीन का भी होता है एसडीएस फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, हम पहले डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से हमने ओवरऑल क्या किया है कि डीएनए के एक फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया है बाया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उस सेपरेटेड सेगमेंट को, यानी जैसे एक फ्रेगमेंट हमने ये सेपरेट किया है, ये हमारा डिजायर जीन है। अब इस फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, किसी वेक्टर में ज्वाइन करेंगे ना। अब इसको ले जाकर हम किसी वेक्टर के अंदर ज्वाइन करेंगे। तो वेक्टर भी कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाना वो वही वेक्टर होता है। ओके, वायरस भी वेक्टर की तरह काम करता है, बैक्टीरिया भी वेक्टर की तरह काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। तो उस वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज बनाने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है, मल्टीपल रेप्लिकेशंस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड सेगमेंट, अगर इसको हम ज्वाइन करा देते हैं तो उसके भी मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में।